हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिक्लाइन ऑफ राजपूत। तो राजपूत का काल आपको देखने को मिलेगा कि जो 700 ईस्वी है से लेकर 1200 ईस्वी तक चलता है। और पहले इसमें आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार रहते हैं, यही टूटते हैं। फिर उसमें सोलंकी, परमार, चौहान, तोमर, गढ़वाल, उसके बाद कलचुरी, तो ये सब देखेंगे छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं। तो सामंती व्यवस्था का नाम आपने सुना होगा। एंसेंट इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है। एंसेंट इंडिया मतलब समझिए स्टेट थे, ये समझिए कोई बड़ा सा एक सेंटर रहता है, तो ये स्टेट का काम करते थे सामंती व्यवस्था। तो यही फिर टूट के छोटे छोटे किंगडम में बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें यही देखना है। फिर पहले तो गुर्जर प्रतिहार रहता है, सबसे बड़ा एम्पायर रहता है। और देखेंगे कि अरबी को ये लोग रोक के रखते हैं, और जैसे ये टूटते हैं यहाँ पे, और फिर उधर वाले इलाकों में देखेंगे कि जब मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति होती है, उसके बाद वहाँ से जब आक्रमण शुरू होता है, तो अरबी को ये रोक के रखते हैं राजपूत। गुर्जर प्रतिहार बहुत सालों तक, लगभग 200-300 सालों तक रोक के रखते हैं। उसके बाद ये जैसे टूटते हैं, उसके बाद देखिएगा कि सिलसिला अरबियों द्वारा फिर देखेंगे कि टर्की ट्राइब रहती है, उनका इस्लामीकरण होता है। और जब तुर्की आक्रमण करना शुरू करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इधर राजपूत भी टूट गए रहते हैं इंडिया में। तब जाके मतलब वो सक्सेस हो पाते हैं, और फिर वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। मोहम्मद गोरी से युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान का देखेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध में देखेंगे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो इसमें हमें यही देखना है कि रीजन क्या था, क्योंकि ये देखेंगे सबसे उत्तम नस्ल यहाँ पे राजपूतों की थी। और मतलब ये वीरता के लिए माने ही जाते हैं, बहुत वीर थे। एक एक बार में देखेंगे 13-13 हजार जो महिलाएं थी इनकी, जो वर प्रथा कर लेती थी। और राजपूत मतलब 10,000 सेना लेके 50-50 हजार सेना से भिड़ते थे, और जान बैटल में गंवा देते थे, लेकिन वहाँ पे हार नहीं मानते थे। तो बहुत ही मतलब उत्तम किस्म के थे लड़ाके ये। जैसे कि वहाँ पे टर्की ट्राइब देखेंगे, वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी जुझारू थे, क्योंकि ये भी रेगिस्तान वाले इलाकों में थे। तो आप ट्रेड जो होता है वही वहाँ से पैसा ले सकते हैं, समझिए। और पैसा लेने के लिए आपको हमेशा यूज करना ही पड़ेगा। जैसे टर्की ट्राइब भी थी, तो उधर चीन और रसिया से फिर मिडिल ईस्ट में जो व्यापार होता था, तो उनको फिर वहाँ पे व्यापार का पैसा, समझिए टैक्स लेने के लिए वहाँ पे हमेशा जुझारू बन के रहना पड़ता था। वैसे ही ये भी बहुत जुझारू थे और काफ़ी लड़ने वाले। तो यही हम इसमें अब देखेंगे कि क्यों आखिर में इनका डिक्लाइन हो गया, जो कि आप देखेंगे कि पूरी तरह से इतिहास मतलब जो अपर एंसेंट इंडिया का हिस्ट्री है, और स्टार्टिंग में जब देखेंगे मिडिएवल हिस्ट्री शुरू होती है, तब तक इन्हीं का शासन था, 1200 तक आप मान के चलिए। तो अब हम देखते हैं एक एक रीजन को इसमें। तो सबसे पहले माना जाता है कि इसमें जो थी तो व्यवस्था थी, समझिए कि सामंतवादी व्यवस्था थी। और पहला नंबर इसमें यही बताया जाता है कि जो राजा होता था वही सेनापति का काम करता था। तो इम्पोर्टेंट सेनापति का नाम आप कभी भी नहीं सुनेंगे, मुश्किल से उस टाइम देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्हीं का बार बार सुनेंगे युद्ध में लड़ाई। लेकिन जब भी मुस्लिम आते थे तो उसमें राजा और सेनापति बिल्कुल अलग होता था। सेनापति अलग होता था, देखेंगे कि जब भी गोरी भी आता है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसका कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है वो सेनापति रहता है, बख्तियार खिलजी रहता है, उसके बाद भी और बहुत सारे रहते हैं। लेकिन इसमें माना जाता है कि कोई भी इनके पास, राजा ही हमेशा बैटल में जाता था। और राजा की जब भी मतलब परेशानी में या फिर युद्ध में घायल हुए, तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती थी। अफरा तफरी जैसे मचती थी, तो फिर वहाँ पे इनको सैनिकली वहाँ पे बहुत झेलना पड़ता था, और सैनिकों को मार दिया जाता था, क्योंकि अफरा तफरी जब भी राजा मरता था तो वहाँ पे फैल जाती थी। वैसे ही हुआ था वहाँ पे जब पृथ्वीराज चौहान को कैद में किया गया, और वहाँ पे बोला गया, तो उसमें बहुत सारा उसमें रीजन बताया गया है उनके मृत्यु को लेके। बाद में मतलब कुछ इतिहासकार बोलते हैं गजनी में ले गया गया, कुछ बोलते हैं यहीं पे मृत्यु हुई, तो वो अलग बात है। तो ये सबसे पहला रीजन बनता है कि सेनापति जो होते थे ये राजा ही खुद करते थे, कि बहुत इससे प्रॉब्लम होती थी। और दूसरा रीजन आपको देखने को मिलेगा, बताया जाता है कि सीमांत जो इलाका था, देखेंगे बॉर्डर एरिया, तो उधर ये प्रोटेक्ट करने का कोई काम नहीं किया। तो प्रोटेक्ट करने का काम नहीं किया, इस वजह से भी बोला जाता है कि युद्ध हुआ तो ये लोग हार गए, क्योंकि वहीं पे प्रोटेक्ट करना था। खैबर, गोलन, बोलन, ये सब दर्रे थे जहाँ से वो लोग आते थे। तो इनको मतलब खैबर दर्रे पे वहाँ पे अपना पकड़ बनाए रखना चाहिए होता था। जैसे मतलब कि देखेंगे हिंदू शाही राजवंश वहाँ पे रहता है, उसका पकड़ जैसे वहाँ पे टूटता है, तो फिर बोला जाता है कि आक्रमण का सिलसिला बढ़ जाता है, और स्टे करने का उनको मौका मिल जाता है। पहले आते हैं, फिर वहाँ पे सिंध वाले इलाकों में रुक के, पंजाब वाले इलाकों का होते हुए, मुल्तान होते हुए देखेंगे आते हैं इधर में और युद्ध करते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये बाउंड्री एरिया जो थी उसको ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इस वजह से भी हारने का ये रीजन बना। तो ये है। तो अब समझिए कि अब राजपूत जो थे तो ये छोटे छोटे एम्पायर में बट गए थे, तो अब सबका वहाँ पे बनता है। तो एक तो वहाँ पे बार बार समझिए कि एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। हिंदू शाही जब तक देखेंगे कि थे तब तक प्रोटेक्ट करके रखे थे,
और जब तक गुर्जर प्रतिहार था तो उनको मदद देता था, हमेशा से देखेंगे मदद देता था जब भी वो आक्रमण करते थे मुस्लिम। तो ये था, जैसे हिंदू शाही उधर मतलब कमज़ोर होता है और गुर्जर प्रतिहार भी टूट जाते हैं, उसके बाद जो बॉर्डर एरिया होता है खैबर दर्रा को वो लोग जीत चुके होते हैं, उसके बाद और आक्रमण का सिलसिला बढ़ जाता है और गोरी देखेंगे बार-बार आक्रमण करता है, बार-बार आक्रमण करता है। तो ये होता है यहाँ पे। तो दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि मतलब ये लोग अपने बाउंड्री एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। और अगला जो रीज़न आपको देखने को मिलेगा तो ये बताया जाता है सैन्य दोष बताया जाता है कि आर्मी स्ट्रक्चर इनका सही नहीं था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण बनता है, क्योंकि आपको आर्मी से ही तो युद्ध लड़ना होता है, बाकी सब तो कारण है ही, अब एक कारण की वजह से तो युद्ध नहीं हारते लोग। तो ये कारण इसमें बताया जाता है। जो सैनिक प्रणाली थी तो सामंती व्यवस्था देखेंगे, फ्यूडल सिस्टम था वहाँ पे, तो ये सिस्टम था, तो इसके वजह से मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मतलब समझिए कि अब क्या होता था कि जैसे कोई एम्पायर है, समझिए कोई एम्पायर है तो उसको छोटे-छोटे इलाकों में सामंतों को दे दिया जाता था, वहाँ पे सामंत अपना राज करते थे और वो सैनिक रखते थे। और उनको सैनिक कुछ मेंटेन करना होता था और मतलब वो समझिए वहाँ से टैक्स ले सकते थे। और ये जब भी युद्ध होगा तो सेंटर जब भी युद्ध करेगा तो ये जितने छोटे-छोटे एम्पायर थे ये सपोर्ट करेंगे वहाँ पे राजा को आके। तो ये सैनिक की स्ट्रक्चर थी। तो इसमें बोला जाता है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप होता था। किसी भी सामंत में कम्युनिकेशन नहीं होता था और बहुत सारे सामंत होते थे तो अगले एम्पायर से भी मिले होते थे। युद्ध तो आपके साथ लड़ रहे हैं लेकिन अपोजिशन की तरफ से वो होते थे, तो वो पता नहीं होता था। मतलब सेंट्रलाइज़ व्यवस्था नहीं थी सैनिक की, जो कि आज देखेंगे कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आर्मी है। तो जब भी अगर एक्सटर्नल हमें कोई भी दिक्कत अगर युद्ध होता है तो पूरी तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उसको सैनिक वही रखा हुआ है। तो इतिहास से ही सारी चीज़ों को सीखा जाता है और हमने इतिहास से ही सीख के ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। तो सामंती व्यवस्था की वजह से बहुत दिक्कत होता है। और इसमें ये भी होता है कि सामंत जो होते थे वो आपस में भी बहुत लड़ते थे। आपको देखने को मिलेगा एक सामंत दूसरे सामंत से ईर्ष्या करके जल रहा है फिर लड़ रहा है। उससे होता क्या था कि जो इम्पोर्टेंट सैनिक होते थे वो मर जाते थे, समझिए आपस में युद्ध करने में। एक तो सामंत अपने में लड़ रहे हैं और दूसरा छोटा-छोटा जो किंगडम है, गुर्जर है, प्रतिहार जैसे टूटते हैं तो सोलंकी, गढ़वाल लड़ रहा है, तोमर से लड़ रहा है। तो इससे होता था जितने इम्पोर्टेंट इनके जो सेनापति होते थे यहीं पे ही मर जाते थे, तो वो युद्ध तक पहुँचते ही नहीं थे जहाँ पे उनको युद्ध करना होता था। तो सामंती व्यवस्था की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो ये सेंट्रलाइज़ सिस्टम नहीं था। और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेना थी तो ये काफ़ी बोला जाता है कि स्लो मूविंग सेना थी। गज सेना, हाथी बहुत ज़्यादा उसमें होते थे। जब ये चलते थे तो मतलब समझिए कि सेना तो बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा लोग एकदम चलते थे, लेकिन बहुत स्लो सेना थी। और जैसे तुर्की आते हैं समझिए वहाँ पे, तो इनकी सेना काफ़ी फ़ास्ट होती है और काफ़ी फ़ास्ट होती है तो समझिए ये बहुत जल्दी भाग भी जाते हैं। जैसे ये लोग समझिए अटैक करता है तो पीछा ये लोग कर ही नहीं पाता, पीछा करते-करते वो लोग भाग जाते हैं जब भी हारने लगते हैं। तो इस वजह से भी बोला जाता है कि वहाँ पे ये हुई। और बिल्कुल जो देखेंगे ट्रेडिशनल युद्ध प्रणाली थी। ट्रेडिशनल युद्ध मतलब कि हाथी को आगे लगाना, फिर घोड़ों को लगाना, ऐसे लगाना, तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी बोला जाता है कि नहीं होता था। तुर्की आते थे तो क्या होता था, कुछ सैनिक वो उधर छिपा देते थे उधर वाले एरिया में। अब छिपा देते थे, जैसे हारने लगते थे भागते थे ये। तो फिर लगता क्या था ये भाग रहे हैं, कुछ सेना इधर से पीछे करने गई तो इसके अगल-बगल में सेना जो थे छिपे होते थे, ये अटैक कर देते थे। और फिर जो आगे भाग रहे हैं वो भी पीछे आके फिर अटैक कर देते थे। तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ वो इसका उपयोग करते थे। और जो यहाँ पे सेनाएँ होती थी वो एक साथ चलती थी लाइन में, समझिए खुले एरिया में। तो ये होता था, इसके वजह से भी माना जाता है ये लोग हारते हैं यहाँ पे। और सेना में भी देखेंगे कि जो आज आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो हैं मरीन कमांडो, स्पेशल फोर्स आपको देखने को मिलेगा, कोबरा कमांडो, बहुत सी कमांडो है, लेकिन उस टाइम ऐसा कोई स्पेशल फोर्स नहीं था। और ऐसा मतलब समझिए कि एक बुक में लिखा गया है कि उनके पास स्पेशल फोर्स भी होती थी, जो कि वो उसी टाइम उतारते थे जब भी उनको पता रहता था कि अब मतलब वो युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो उस टाइम उतारा जाता था और फिर वो जीत दिला देते थे। तो ये सैनिक कारण बनता है जिस वजह से ये डिक्लाइन होता है राजपूतों का, मतलब हार जाते हैं यहाँ पे, मुस्लिम एम्पायर स्थापित होता है। तो और अगला कारण है जो हम देखते हैं अभी। और अगला जो कारण आपको देखने को मिलेगा तो ये आर्थिक कारण, इकोनॉमिकली मतलब बताया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे युद्ध करने की वजह से आपस में बहुत लड़ते थे ये लोग। और यहाँ पे एक ये भी बातें बोली जाती हैं कि इन लोगों में देखेंगे तो एकता नहीं थी। तो एकता की बात ये मतलब बिल्कुल फालतू पॉइंट बनता है कि एकता नहीं थी। ये समझिए अपने आप में जो थे, ये समझिए छोटे-छोटे देश ही थे यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मुस्लिम अभी देखेंगे तो सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, ईरान है और भी बहुत सारे देखेंगे, सीरिया, लेबनान, ये सब मुस्लिम एम्पायर हैं। तो क्या मुस्लिम मतलब देश हैं, तो समझिए ये क्या है, अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध होगा तो वो थोड़ा ही सपोर्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे था।
अब इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे थे ये, लेकिन छोटे-छोटे अपने इलाकों में बँट गए थे। तोमर, परमार, गढ़वाल, तो ये सब अपने आप में एक देश ही थे समझिए। देश थे तो इसमें सपोर्ट करने का कोई बात ही नहीं आता। तो इसमें बहुत सारे मतलब ये भी लोग बताते हैं कि एकता नहीं थी। तो एकता का अब मतलब समझिए यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये अलग देश ही थे छोटे-छोटे, मान के चलिए। आज एक हो गए हैं, लेकिन ये देश ही थे। जैसे आज देखेंगे सारे मुस्लिम एम्पायर टूटे हुए हैं, मतलब अलग-अलग देश हैं, ईरान है, सऊदी अरब है। तो अब मान लीजिए पाकिस्तान से हमारा युद्ध है तो सब तो सपोर्ट करने नहीं आ जाएँगे, वैसे ही उस टाइम था। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट बताया जाता है। तो अभी आर्थिक लॉस इनकी जो इकोनॉमिकली लॉस थी ये तो होती ही थी। युद्ध करते थे तो उसमें तो पैसा लगेगा ही, युद्ध में बहुत सारे सेना मरेंगे ही, आपका रिसोर्स लगेगा जो कि हमें उधर यूज़ करना चाहिए था, तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा लगते थे। अलायंस क्रिएट ये लोग कर सकते थे, मतलब एक एम्पायर दूसरे एम्पायर में, वो नहीं हो पाता था। ये लोग आपस में ही बहुत लड़ते थे तो इकोनॉमिकली लॉस हो गया था। और धार्मिक कारण भी एक बताया जाता है। तो धार्मिक कारण जो था, तो ये जो थे वो मूर्ति पूजा से चिढ़े हुए थे। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया, तो मूर्ति देखेंगे आके तोड़ते रहते हैं, और मंदिर पे ये हमेशा अटैक करते थे आके, जब भी देखेंगे तो मुस्लिम। तो मंदिर पे अटैक करने का ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा मंदिरों में जो था ये संपत्ति, वहाँ पे वेल्थ होती थी, तो आके मंदिर को लूटते थे वहाँ पे, और फिर धर्म के लिए भी उसको तोड़ा जाता था, दिखाया जाता था। मेनली खम्स के तहत देखेंगे कि मुस्लिम जो सेना गठित होती थी, खम्स में 80% लूटे गए पैसे को बाँट दिया जाता था। जो भी मुस्लिम सेना जुड़ती थी अटैक करने के लिए, तो उनको बाँट दिया जाता था। तो फिर इसके लिए ये लूटते भी थे, उनको दिखाते भी थे कि देखो हम धर्म प्रचार कर रहे हैं। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जुड़ती थी सेना में लोग, और फिर अटैक करते थे। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि अब जो मंदिर पे ये बार-बार अटैक करते थे, क्योंकि मंदिरों में बहुत पैसा होता था। आज भी आप देखेंगे तो तिरुपति बालाजी को देखिए, 2 लाख से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति है उसके पास। आज हमारा जो रक्षा बजट है तो समझिए 4 साढ़े 4 लाख रुपए है। लेकिन वहाँ पे देखेंगे इतनी-इतनी संपत्तियाँ, और उस टाइम भी देखेंगे कि सोमनाथ का मंदिर था तो बहुत अमीर मंदिर था। इसी वजह से बार-बार वहीं पे अटैक करते हैं ये लोग। तो ये भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा मंदिर पे वेल्थ लगाया गया था, तो सैनिक में उसको खर्च किया जा सकता था। बहुत सारे जो घोड़े थे तो वो तुर्की से मँगाए जा सकते थे, रसिया से मँगा के फिर सेना में भरे जा सकते थे, मतलब जैसे मॉडर्नाइज़ किया जाता है सेना को। तो ये नहीं किया गया, एक ये भी रीज़न बताया जाता है। और एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि बार-बार जो थे तो राजपूत उनको जाने देते थे, कभी पीछा नहीं करते थे। पीछा करके उनको जहाँ तक भागते थे उनको मारना चाहिए था। लेकिन ये भी गलत है कि वहाँ अगर आप जाइएगा तो इधर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो दूसरे जो राजवंश वाले हैं वो अटैक करके जो भी पीछा करेगा उसका साम्राज्य को ले लेगा फिर। इसी वजह से वो पीछा भी नहीं कर पाते थे, जो भी राजपूत राजवंश वाले होते थे यहाँ पे। और अगला जो कारण आपको देखने को मिलेगा तो ये बोला जाता है नैतिक, मतलब नैतिक चीज़ों को ये लोग बहुत फॉलो करते थे, नैतिकता से युद्ध करते थे। जब सूर्य डूबेगा तो हमला नहीं करना, चाहे युद्ध नहीं करना। जैसे आप महाभारत में देखेंगे तो वो सब चीज़ें हमारे परंपरा में चली आ रही थी। युद्ध बस युद्ध के मैदान तक होता था, रात को अटैक ना करना। जो कि मोहम्मद गौरी को देखेंगे, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो रात में भी अटैक किया था। इस वजह से इनके बहुत सारे सेना मर गए थे। तो ये होता था नैतिकता, जब भी अगर दुश्मन माफ़ी माँगे तो उसको माफ़ कर देना। तो पहले युद्ध में ही देखेंगे तराइन के तो जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, तो उन्होंने माफ़ी कर दिया था। ये भी बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। अब भूल मानी जाती है उनके, हम अपने नज़र से देखते हैं, लेकिन उनके लिए अलग ही ये सब चीज़ें थी, नैतिकता, एथिकल चीज़ें। तो वो सब जो फॉलो करते थे तो वो मतलब समझिए वैसे लोग थे उस टाइम, जैसी सोच थी उस टाइम। मेडिएवल हिस्ट्री पूरी तरह से आप अभी देखिएगा प्रॉफिट लॉस से देखिएगा। हम जो अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस से, लेकिन उस टाइम अलग ही था। उस टाइम वीरता का ही था। राजपूत में 17 साल 18 साल से ऊपर जो जीता था उसको मतलब समझिए कि कुछ नहीं, 17-18 ऊपर साल से कोई जीता ही नहीं था। जो भी युवा होते थे वहाँ पे, लड़कियाँ महिलाएं जो भी होती थी जौहर प्रथा कर लेती थी लेकिन सर नहीं झुकाती थी। तो वो वीरता का माहौल था। मेडिएवल हिस्ट्री पूरा ही देखेंगे तो आप, तो ये कारण बताया जाता है नैतिकता से युद्ध करते थे। लेकिन उनको कोई नैतिकता का फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको कैसे भी युद्ध जीतना होता था। रात में अटैक करना, दिन में अटैक करना, चाहे छल करना, कपट करना, कैसे भी युद्ध जीतना होता था। और यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो की जाती थी। तो इस वजह से भी बोला जाता है कि ये लोग हारते हैं वहाँ पे। और अगला जो कारण आपको देखने को मिलेगा तो सामाजिक कारण बताया जाता है कि सेना में बस हमेशा राजपूत ही लड़ते थे, राजपूत लड़ते थे। तो अब जो बाकी धर्म वाले हैं वो सेना में नहीं होते थे। जैसे आप क्रिकेट फील्ड में देखेंगे तो क्रिकेट फील्ड में क्या होता है, 11 प्लेयर खेलते हैं, बाकी दर्शक होते हैं। अगर वो जीते तो खुशी मनाते हैं, हारे तो फिर वहाँ पे दुखी होते हैं। वैसे ही यहाँ पे था। तो पूरा जो समाज होता था ये दर्शक बन के देखता था वहाँ पे। अगर ये लोग जीत गए तो सही है,
अगर हार गए तो इन पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे अत्याचार की जाती थी, उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता था, इकोनॉमिकली इनको खाने को नहीं होता था। ये सब चीज़ें होती थी जो कि समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा थी। अब एक नस्ल के हैं तो समझिए आप ही वीर नहीं हो सकते हैं, कोई भी वीर हो सकता है और वो सेना में भर्ती होता तो फिर वहाँ पे लड़ाई होती, सेना का साइज़ भी बढ़ता है, ये भी बोला जाता है। और अगला ये भी कारण बताया जाता है कि हमारे ऊपर बौद्ध धर्म, जैन धर्म का ये सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जिस वजह से हम अहिंसावादी हो गए थे। ज़्यादातर लड़ाई करना समझिए जनता नहीं चाहती थी वहाँ पे, जनता भी नहीं चाहती थी। राजा जैसे देखेंगे अशोक का फिर वहाँ पे कैसे मन बदलता है, जैसे वहाँ पे कलिंग पे युद्ध होता है, कलिंग के बाद इनका पूरी तरह से हृदय बदल जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव इन पे पड़ता है। उसके बाद ये सैनिकली जो होता है स्ट्रेंथ घटा देते हैं, युद्ध से भागने लगते हैं, मतलब युद्ध नहीं अब हम विजय करेंगे ये बोलने लगते हैं, लोगों के मन से विजय करेंगे। तो फिर देखेंगे मौर्य साम्राज्य वहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। वैसे ही देखेंगे आज़ादी के बाद क्या हुआ था, हमने सोचा था अब तो कहीं युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध नहीं होगा तो सैनिक पे उतना खर्च वर्च करने का चाहे सैनिकली हम भाप नहीं पाए, लेकिन फिर देखेंगे वहाँ पे चाइना अटैक कर दिया। तो अब अहिंसावादी इतना नहीं होया जाता है कि मतलब आपको दिक्कत फेस करनी पड़े फ्यूचर में। इस वजह से भी बोला जाता है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का समाज पे प्रभाव था, इस वजह से भी लोग हार जाते हैं। तो वो लोग मारने में नहीं डरते थे और किसी को भी मार देते थे, तो उस टाइम पे उन पे कोई ऐसा नहीं था धर्म वर्म का प्रभाव, तो इस वजह से भी बोला जाता है डिक्लाइन होता है। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद गोरी रहता है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना के दिल्ली को, और फिर दिल्ली से तो कंटिन्यू संघर्ष चलेगा, फिर मुगलों से भी संघर्ष चलेगा, तो राजपूत कंटिन्यू अभी भी संघर्ष जारी रखते हैं। बाद में अंग्रेज आते हैं तो फिर वो समझिए पूरी तरह से शांत होते हैं। तो ये था मतलब डिक्लाइन का कारण कुछ बनता है जो मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये मेन रीज़न है जो मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।